साथियों नमस्कार। आज इस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस सितंबर 25 पार्ट सेकंड में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ समसामयिक विषय जो हाईलाइटेड रहे उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने है नेपाल में जेन जी का आंदोलन। साथियों, विश्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में ये बताया है कि एशिया और विशेष रूप से दक्षिण एशिया के देशों के युवाओं में आक्रोश है और उस आक्रोश का परिणति हमें 2022 में श्रीलंका में देखने को मिलती है। वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को देश छोड़ के जाना पड़ता है। वहाँ की सरकार बर्खास्त हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। उसके बाद हमें इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। हालांकि इंडोनेशिया की सरकार स्थिर रही, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह का जन विद्रोह हुआ। उसके बाद हम पिछले साल बांग्लादेश में ऐसे ही विद्रोह को देखते हैं। और उसके बाद हाल ही में 9 सितंबर को नेपाल में हम जैन जी का आंदोलन देखते हैं। हालांकि फ्रांस में भी अभी मूवमेंट चल रहा है, लेकिन एशिया की हम बात करते हैं तो नेपाल के इस जन आंदोलन का विशेष कारण जो रहा वो 4 सितंबर को वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का सोशल मीडिया के खिलाफ एक डिसीजन दिया जाता है। उस डिसीजन में 26 सोशल साइट्स को बैन कर दिया जाता है, जिनमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा एट्सेट्रा। कारण ये बताया जाता है कि सोशल मीडिया जो है नेपाली नियमों के अनुसार, नेपाली सरकारी नियमों के अनुसार नहीं चल रहे हैं और इस सोशल मीडिया पर बैन के कारण युवाओं में आक्रोश पनपता है। तो पहला कारण तो सोशल मीडिया पर बैन, दूसरा वहाँ के युवाओं में बेरोजगारी, तीसरा वहाँ के सिस्टम में करप्शन और चौथा वहाँ के जो मेरिटोरियस युवा है उनको नेपाल में काम करने का अवसर नहीं मिलता है, उनको अब्रॉड या अन्य देश में जाना पड़ता है। इस प्रकार नेपाली सिस्टम में इस तरह का जन विद्रोह हमें देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण हमारे लिए हाईलाइटेड इशू है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी, इन दोनों ने दो दो कार्यकाल पूरे किए हैं। इनके अलावा सब उपराष्ट्रपतियों ने एक एक कार्यकाल पूरा किया और संख्या के दृष्टिकोण से उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले के दृष्टिकोण से 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी ने हाल ही में शपथ ली है। और राष्ट्रपति के चुनाव के अगर संख्या को हम देखें तो यहाँ ये 17वें उपराष्ट्रपति के रूप में है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही हम जो हमारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है ई सेटलमेंट प्लान। ई सेटलमेंट प्लान जो है इज़राइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में जारी किया है। ये जो प्लान है, ये ई क्षेत्र जो है 12 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में है और फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना को रोकने के लिए ये इज़राइल का प्रयास है। यह योजना रामल्ला और बेतलेहम को जोड़ती है। यहाँ पर 3,400 आवासीय यानी यहाँ पर घर बनाएंगे इज़राइल के राष्ट्रपति, ऐसा उनका डिक्लेरेशन है। इस तरह से ई जो सेटलमेंट योजना है इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेकर फ्रांस और डेनमार्क लगभग 21 देशों ने इजराइल की इस योजना का विरोध किया है। यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, गाजा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है ये इसको और भड़काएगा। ई सेटलमेंट योजना की इस तरह से आलोचना हो रही है। ये ई सेटलमेंट योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है ये जानना जरूरी है। आगे हम देखते हैं यूरोपीय संघ के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 13वां दौर शुरू। यानी देखिए, हम जानते हैं कि 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में एफटीए पर विश्व की विभिन्न सरकारों ने जोर दिया है। एफटीए क्या है? एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एलपीजी के इस कॉन्टेक्स्ट में हर राष्ट्र जो है ट्रेड एंड सर्विसेज, व्यापार और सेवाओं में जो भी बाधाएं आती है उन बाधाओं में कोई भी देश की सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। यानी ये लेसे फेयर ट्रेड है। यानी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि स्टेट की एक पॉलिसी होती है, स्टेट लेसे फेयर, स्टेट एज ए लेसे फेयर। यानी ये एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट है। 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें लेसे फेयर लेसे फेयर के संदर्भ में वो बात करते हैं। ये लेसे फेयर स्टेट के साथ साथ लेसे फेयर ट्रेड में भी आ गया है। तो
विश्व की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, ट्रंप के टैरिफ का जो भय है, उन भय को ध्यान में रखते हुए इस विश्व को मल्टीपोलर बनाने के लिए और इस विश्व में व्यापार को बिना किसी बाधा के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, लेसे फेयर ट्रेड के लिए यूरोपीय संघ के साथ भारत एफटीए पर चर्चा कर रहा है और शीघ्र ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच में एफटीए के ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। तो एफटीए के संदर्भ में हमने बात करी, यूरोपीय संघ के साथ भारत का एफटीए। आगे हम चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ मुलाकात। यानी देखिए, वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच में एक चर्चा होती है और इस चर्चा में दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण विषयों पर सिग्नेचर होते हैं। उनमें विशेष रूप से यह है स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोनों देश जो है हिंद महासागर क्षेत्र में एक करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और हिंद महासागर में और नेबरहुड फर्स्ट, हमारी भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत और मॉरिशस के बीच में वाराणसी में एक मीटिंग होती है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। ये हमें ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। सागर माथा फ्रेंडशिप, ये एक टर्म है। ये टर्म क्या है? नेपाली सेना और चीन की पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको हम सागर माता फ्रेंडशिप के रूप में जानते हैं। यह अभ्यास 2017 से चल रहा है। नेपाल और चीन के बीच में लगातार बार बार जो है, कभी नेपाल में कभी चाइना में, ये सागर माता फ्रेंडशिप सैन्य अभ्यास होता है। इसका हमें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। फिलिस्तीन एक्शन। ये फिलिस्तीन एक्शन क्या है? फिलिस्तीन एक्शन जो है एक समूह है जिसकी स्थापना जुलाई 2020 में होती है और ब्रिटिश सरकार इस फिलिस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगा देती है। यानी फिलिस्तीन एक्शन जो समूह है जुलाई 2020 में अस्तित्व में आता है। फिलिस्तीन एक्शन करता क्या है? ये फिलिस्तीन एक्शन जो है एक ब्रिटिश फिलिस्तीनी समर्थक नेटवर्क है। यानी ब्रिटेन में फिलिस्तीन का सपोर्ट करने वाला एक नेटवर्क है जिसको हम फिलिस्तीन एक्शन के रूप में जानते हैं। इसको ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में बैन कर दिया है और ये संगठन जो है गाजा नरसंहार के बाद यूनाइटेड किंगडम में गाजा युद्ध के विरोध प्रदर्शन को में भी सक्रिय रूप से रहा है। यानी गाजा पर इजराइल के अटैक का ये विरोध करता है। ये ब्रिटिश संगठन है। इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में बैन कर दिया है। इसका नाम हमें ध्यान में रखना है, फिलिस्तीन एक्शन। इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का प्रतिबंध। आगे हम देखते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन क्या है? देखिए, हाल ही में एक डिक्लेरेशन होता है जिसको हम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कहते हैं। ये डिक्लेरेशन जो है टू नेशन थ्योरी पर जोर देता है। यानी फ़िलिस्तीन को मान्यता पर ये सहमत है, फ़िलिस्तीन की मान्यता की ये बात करता है। यानी फ़िलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण हल और द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो राष्ट्र सिद्धांत, यानी एक टारगेट तो है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में यानी पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व में शांति कायम हो, और दूसरा फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों ही अपने आप में दो देश हैं, इनकी मान्यता का प्रश्न है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि विभिन्न राष्ट्र फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए प्रयासरत हैं। उस संदर्भ में यह प्रस्ताव फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव पर ये प्रस्ताव जो है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में लाया गया। 142 देशों के समर्थन से मतदान किया गया। यानी इस टू नेशन थ्योरी में 142 देश जो है एग्री करते हैं और भारत भी इस मतदान में शामिल रहा। 10 वोट यानी 142 तो इसके समर्थन में पड़ते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, 10 वोट जो है इनके खिलाफ पड़ते हैं इस प्रस्ताव के, यानी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के खिलाफ, जिनमें अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और उसका प्रमुख सहयोगी अमेरिका भी रहा। तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन टू नेशन थ्योरी की बात करता है और इजराइल, अमेरिका और उनके सपोर्टिंग कंट्री इनका विरोध करते हैं और भारत ने इस प्रस्ताव के
पक्ष में मतदान किया है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल और एक इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। देखिए, कनाडा में ये दोनों ऐसे संगठन हैं जो भारत के पंजाब में खालिस्तान नाम से नए राष्ट्र के लिए प्रयासरत है। तो कनाडा में ये जो दोनों संगठन हैं, इन दोनों संगठनों को फाइनेंशियली एड मिल रही है। इस बात का इस बात का जिक्र कनाडा सरकार ने कहा है कि वास्तव में ये बात सही है कि दोनों संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, खालिस्तान के समर्थन में काम कर रहे हैं और इनको फाइनेंशियली मदद मिल रही है। इस बात को कनाडा ने स्वीकार कर लिया। यानी देखिए, कनाडा सरकार ने खालिस्तान के समर्थक को फंडिंग की बात मान ली जो भारत के खिलाफ है। यानी कनाडा का ये एक्सेप्ट करना ही अपने आप में भारत और कनाडा के वापस बेहतर होते रिलेशन की बात को प्रूव करता है। यानी देखिए, हरदीप सिंह निज्जर जो इन संगठनों से संबंधित थे, उनकी हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो जो पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया और उसके बाद भारत और कनाडा के बीच में संबंध बड़े कटु हो गए। और लेकिन हाल ही में जो है मार्क कार्नी जो वहाँ नए प्रधानमंत्री बनते हैं, मार्क कार्नी की सरकार के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं खालिस्तान के संदर्भ में इन दो संगठनों के संदर्भ में कनाडा सरकार क्या करती है और भारत और कनाडा के बीच में, दोनों के बीच में कैसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन होते हैं। आगे हम देखते हैं कोलिशन ऑफ विलिंग। देखिए, कोलिशन ऑफ विलिंग क्या है? कोलिशन ऑफ विलिंग जो है, हमें पता है कि 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष शुरू होता है। उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए वापस कोलिशन ऑफ विलिंग नाम से एक 31 यूरोपीय देशों का संगठन अस्तित्व में आता है। मार्च 2025 में ये बात करता है। फ्रांस और इंग्लैंड इसका नेतृत्व करते हैं और लंदन में ये कोलिशन ऑफ विलिंग नाम से एक कार्य शुरू होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर है। सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर यानी जब रूस और यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद यूक्रेन की सुरक्षा कैसे होगी, इस बात पर ये कोलिशन ऑफ विलिंग काम करता है। यानी कोलिशन ऑफ विलिंग ये कहता है कि युद्ध समाप्ति के बाद में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूरोपीय देश और नेटो की सेना वहाँ पर रहेगी। यानी देखिए, कोलिशन ऑफ विलिंग से 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध वापस उसी जगह आ गया, वापस उसी प्रारंभिक स्टेज पर आ गया। क्योंकि देखिए, रूस जो है इस कोलिशन ऑफ विलिंग की बात को रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कहता है। यानी झगड़े की जड़ यही है जहां से युद्ध की शुरुआत होती है। यानी यूक्रेन की भूमि पर कोई भी विदेशी ट्रुप्स नहीं आए, ये शुरू से ही रशिया कह रहा है, क्योंकि यूक्रेन नाटो के समर्थन की बात करता है। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, न ही वहां पर नाटो की मौजूदगी होगी। और यूक्रेन में रूसी भाषियों की सुरक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको रूस बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और इन्हीं तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, या इन्हीं को जो है वापस विलिंग ऑफ नेशंस, कोलिशन ऑफ जो विलिंग है, वो वापस रशिया में ट्रुप्स की स्थापना या स्थापित करने की बात कर रहा है। तो इस तरह से विलिंग, कोलिशन ऑफ विलिंग जो है वापस रूस और यूक्रेन युद्ध को उसी स्थिति में लेकर आ जाते हैं जहां से युद्ध की शुरुआत होती है। हमें ध्यान रखना है कि कोलिशन ऑफ विलिंग क्या है, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है, ये कब से काम कर रहा है, इसका एजेंडा क्या है और रूस इसका विरोध क्यों कर रहा है। इस प्रकार जो है पिछले 2 सप्ताह से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स जिनका संबंध पॉलिटिकल साइंस से हैं, उन पर हमने चर्चा की है। ये छोटे छोटे से विषय हैं, लेकिन छोटे छोटे से विषय जो है हमारी राजनीति विज्ञान से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमें मदद करेंगे। धन्यवाद।